राम राम भाई सभी को। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड अवेयरनेस पे। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं हाल ही में चर्चा में रहे कुछ वर्ल्ड अफेयर्स, यानी कि करंट अफेयर्स की हम बात कर रहे हैं। तो यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो यहाँ से क्वेश्चन लाजमी आपसे पूछे जाते हैं। वैसे तो करंट अफेयर का सब्जेक्ट काफ़ी वास्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर आप नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर पढ़ते हैं, परंतु आज मैंने आपके लिए कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स इनकी कलेक्ट किए हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर पक्के पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और यदि पीडीएफ की बात करते हैं तो पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा, जो कि वर्ल्ड अवेयरनेस नाम से है। लेकिन उससे पहले आपको बहुत सारे मुद्दों को समझना पड़ेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला मुद्दा है, पहला पॉइंट है कि भारतीय मूल के अजय बंगा बने हैं विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष। तो अपने आप में जो ये हेडिंग है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। आपसे पूछेगा कि अजय बंगा कहाँ का है, तो भारतीय मूल के हैं, क्या बने हैं, अध्यक्ष बने हैं, कौन से नंबर के अध्यक्ष बने हैं, 14वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं, और किसके अध्यक्ष बने हैं, तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बने हैं। यदि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं वर्ल्ड बैंक का नाम तो सुना होगा। अभी वर्ल्ड बैंक का हिंदी का मतलब होता है कि विश्व बैंक, यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक है। और अंतर्राष्ट्रीय बैंक है तो ये किसी पर्टिकुलर कंट्री का बैंक नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड का बैंक है। मतलब कि सभी देशों के लिए काम करता है। अच्छा, काम करता क्या है, तो वर्ल्ड बैंक लोन देता है। बैंक क्या देता है भैया? लोन देता है। और कैसा लोन देता है आपसे पूछे तो लॉन्ग टर्म लोन देता है, यानी कि दीर्घकालीन लोन प्रोवाइड करवाता है। जैसे बात करते हैं कि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जिन जो देश वर्ल्ड वॉर के अंदर इंक्लूड थे, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। जैसे बात करते हैं कि रेलवे है, रोड है, सड़कें हैं, ब्रिजेस हैं, ये सब कुछ चीज़ें, बिल्डिंग है, भवन है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आती है। तो जब लड़ाई चलती है उस टाइम पर गोले बम वगैरह बरसाए जाते हैं, मिसाइल छोड़ी जाती है, तो एक कंट्री को काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचता है। जैसे अभी यूएसएसआर की बात करते हैं, रशिया की बात करें, यूक्रेन की बात करते हैं, तो उनका आपस में युद्ध चल रहा है। तो उस दौरान पे यूक्रेन के बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। तो इस प्रकार से जितने भी देश इन्वॉल्व थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा, तो उसकी हेल्प करने के लिए, दोबारा से इंफ्रास्ट्रक्चर को रिबिल्ड करने के लिए वर्ल्ड बैंक नामक संस्था बनाई गई और यह करती है लोन देने का काम करती है। उसके बाद में यदि बात करें तो 14वें अध्यक्ष हैं। 13वें अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो यदि आपका बात करें कि वर्ल्ड बैंक के 13वें अध्यक्ष फिर कौन थे, तो आपको याद करना है 13वें अध्यक्ष थे डेविड माल्पस। 13वें कौन थे? डेविड माल्पस थे। इसको थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, इन कर लेते हैं। 13वें अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? इनका नाम था डेविड माल्पस। ये भी आपको याद करना है। क्या पता एग्जाम के अंदर ये पूछ ले आपसे कि बताइए अजय बंगा ने किसका स्थान ग्रहण किया है? डेविड माल्पस का स्थान ग्रहण किया है। ये कौन थे? वर्ल्ड बैंक के 13वें अध्यक्ष थे। तो आगे नीचे लिखा भी है अजय बंगा ने डेविड माल्पस का स्थान लिया है। वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1945 में होती है आईबीआरडी के नाम से। किसके नाम से? आईबीआरडी के नाम से। कई बार एग्जाम में आईबीआरडी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है, तो क्या बताना पड़ेगा? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। क्या बताओगे बच्चों? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। स्टार्टिंग में 1945 में जब वर्ल्ड बैंक बनता है तो आईबीआरडी के नाम से बनता है। और आईबीआरडी की स्थापना किसके माध्यम से होती है? तो 1944 के अंदर 44 देशों के प्रतिनिधि इकट्ठा होते हैं और एक सम्मेलन होता है यूएसए के अंदर। कहां पर होता है? यूएसए में एक सम्मेलन होता है जिसका नाम है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ये सम्मेलन का नाम आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार इस सम्मेलन से क्वेश्चन बनते हैं। तो 1944 में हुए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के माध्यम से वर्ल्ड बैंक की स्थापना आईबीआरडी के नाम से 1945 में होती है। यदि बात करें मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका, यूएसए के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर। वॉशिंगटन डीसी में, डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अध्यक्ष की बात करते हैं तो अध्यक्ष आपको पता लग गया है कि अजय बंगा है, 14वें हैं। वर्ल्ड बैंक की कुल 5 संस्थाएं काम करती है और वो 5 संस्थाओं के नाम तो कम से कम आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली संस्था है आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट।
उसके बाद में दूसरी संस्था है ईडा, इसको बोलते हैं ईडिया, ईडा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन बोलते हैं। तीसरी संस्था है आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। चौथी संस्था है मीगा, यानी कि इसको बोलते हैं मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। और पांचवी संस्था है कौन सी, आईसीएसआईडी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्या बोलते हैं इसको, सेटलमेंट इन्वेस्टमेंट एंड डिस्प्यूट। ये है 5 संस्थाएं। इन पांचों संस्थाओं के नाम कम से कम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ भाई कि इनमें से कौन सी वर्ल्ड बैंक की संस्था नहीं है। यदि आपको पांचों के नाम पता है, फुल फॉर्म बेशक एक आधे के याद कर लियो आप, जैसे आईबीआरडी की पूछ लेगा आपसे, ईडा की पूछ लेगा और मीगा की पूछ लेगा, इनकी फुल फॉर्म पढ़ लेना। बाकी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनता है कि इनमें से कौन सी संस्था वर्ल्ड बैंक की है या फिर नहीं है, आपसे पूछ लेगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट है इसका, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक क्या है, जुड़वा संतानें हैं। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया यहाँ से कि जुड़वा संतानें कौन कौन सी है। एक है आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और दूसरा है वर्ल्ड बैंक। अब जुड़वा संतानें क्यों बोला है, क्योंकि दोनों का निर्माण जो वो साथ साथ में हुआ है। दोनों का निर्माण, दोनों संस्थाएं बनती है 1945 में, और किसके माध्यम से, 1944 में हुए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के माध्यम से। हमने वर्ल्ड बैंक के बारे में तो पढ़ा कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के माध्यम से वर्ल्ड बैंक बनता है, लेकिन आईएमएफ की बात करते हैं तो आईएमएफ की स्थापना भी 1945 में ही होती है, और किसके माध्यम से, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के माध्यम से होती है। तो इतने सारे पॉइंट आपको यहाँ से पढ़ने हैं, याद करने हैं, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पक्का क्वेश्चन एक या क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आज का टॉपिक है हमारे पास, हाल ही में देखिए आपको पता भी होगा कि जो बच्चे करंट अफेयर की तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, कि हाल ही में भारत का नया संसद भवन बन के तैयार हुआ था और उसका उद्घाटन हो चुका है। तो नए संसद भवन के बारे में बात करते हैं, तो इसका उद्घाटन की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कब होता है, 28 मई 2023 को। अभी हाल ही में जून का महीना गया है, उससे पहले था हमारे मई का महीना था। तो 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ है। इससे पहले पुराने संसद भवन का उद्घाटन 1927 के अंदर हुआ था। तो नए के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। उद्घाटनकर्ता कौन थे, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। कहां पर होता है, तो न्यू दिल्ली के सेंट्रल विस्टा में होता है इसका उद्घाटन। अगर बात करें नए संसद भवन का एरिया कितना है, अप्रोक्सीमेटली 65,000 मीटर स्क्वायर क्या रहेगा, नए संसद भवन का एरिया होगा। अगर शेप की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि नए संसद भवन का शेप क्या है, त्रिकोणीय है। क्या है, त्रिकोणीय है। इस तरीके से आपको दिखेगा नए संसद भवन का शेप। वैसे ऊपर से देखते हैं तो त्रिकोण ही लगता है, लेकिन इसमें कोण कितने बनते हैं, षटकोण टाइप से बनता है, ठीक है। वैसे त्रिकोण सा ही है, और यहाँ से ऐसे करके ऐसे इस तरीके से है, षटकोण टाइप से है, इस तरीके से, यानी कि एक कोण, 2, 3, 4, 5 और 6 इस तरीके से बनता है। यहाँ से ऐसे ये शेप बनती है आपकी। आप जाके गूगल सर्च कर सकते हो, आपको शेप वहाँ पे दिख जाएगी। त्रिकोणीय लाइक शेप सी बनती है। आपको ऊपर से देखो इसके सैटेलाइट से, तो त्रिकोण आपको शेप दिख जाएगी। उसके बाद में अगर पूछे कितना मंजिला इमारत है, 4 मंजिला इमारत है। ऐसे तो आपको सिर्फ नॉलेज के लिए क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता है कितनी मंजिला इमारत है, फिर भी नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। डिजाइन की बात करते हैं तो डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया, HCP डिजाइन एंड मैनेजमेंट एक कंपनी का नाम है। किसकी कंपनी है, बीमल पटेल की कंपनी है। तो आपसे पूछ सकता है कि नए संसद भवन का वास्तुकार कौन है। ये क्वेश्चन भाई लगा लेना, इसके ऊपर स्टार लगा लेना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे वास्तुकार के बारे में पूछ लेगा, कौन है, बीमल पटेल है। निर्माणकर्ता कौन है, कौन सी कंपनी ने निर्माण किया है नए संसद भवन का, आपको याद करना पड़ेगा, टाटा प्रोजेक्ट LTD लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा निर्माण किया गया नए संसद भवन का। कुल खर्चा कितना है आपसे पूछे, अप्रोक्सीमेटली 970 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्चा लगा है। अप्रोक्सीमेटली है, अप डाउन हो सकता है इसमें। बैठने की व्यवस्था की बात करते हैं तो लोकसभा की बात करें तो उसमें 888 सीटें हैं, 888 सदस्य बैठ सकते हैं। यदि आप राज्यसभा की बात करते हैं तो 384 मेंबर इसके अंदर बैठ सकते हैं। और एक बनता है क्या, सेंट्रल हॉल। आपको पता होगा संविधान का आर्टिकल नंबर 108 पढ़ते आप, तो उसके अंदर संयुक्त बैठक की बात कर दी गई है। संयुक्त बैठक का मतलब क्या होता है कि लोकसभा राज्यसभा जब एक साथ बैठ जाती है तो उसको हम संयुक्त बैठक बोलते हैं। और संयुक्त बैठक कहाँ पर होती है, सेंट्रल हॉल में होती है। इसके अंदर बैठने की व्यवस्था है 1272 मेंबर्स की। कितनी है, 1272 के मेंबर्स की है। उसके अलावा बात करते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा स्पीकर वर्तमान में ओम बिड़ला जी हैं, उनकी कुर्सी के पास
दाईं ओर सेंगोल स्थापित किया गया है। अब सेंगोल का संबंध है चोल साम्राज्य से, ये प्रगति को अपने को डिनोट करता है। ठीक है, सेंगोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि सेंगोल जो है वो कहाँ पर लगाया गया है, कहाँ पर उसकी स्थापना की गई है। तो लोकसभा अध्यक्ष की जो कुर्सी होती है उसके दाईं ओर एक सेंगोल लगाया गया है। इसका संबंध किससे है? चोल साम्राज्य से है। अगर बात करें, नोट करके लिखा गया, पुराना संसद भवन 1927 में बना था। इसके वास्तुकार कौन थे? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर क्या थे? इसके वास्तुकार थे। तो क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट आपको पढ़ने यहाँ से याद करने हैं। उसके बाद में बात करते हैं तो हाल ही में आपको पता है कि IPL 2023 कंप्लीट हुआ था। थोड़ी सी बातें हम किसके बारे में करेंगे? IPL के बारे में भी करेंगे। थोड़ा सा इसको हम रफ कर लेते हैं क्योंकि फिर आपको साफ साफ से दिखेगा नहीं। एक एक बात इंपॉर्टेंट है, ये पूरी की पूरी वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको शेयर करें वीडियो को, क्योंकि आप सभी का एग्जाम है तो सभी का भला होना चाहिए। बाकी आपके जितने भी प्यारे यार प्यारे मित्र हैं उन सभी तक वीडियो को पहुंचाना, शेयर करना ये आपका काम है। वीडियो को लाइक करना भी आपका काम है। और ऐसे ही आप इन्फॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर लेके आते रहते हैं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भी आपका ये कर्तव्य बनता है। ठीक है भाई, इसको आप कर लेना। पहली बार आए हो तो क्या करना, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा बात करते हैं तो बबीता मैडम है आपको कंप्लीट सिटी मेंस 2023 के लिए तैयारी करवा रहे हैं। वो पहले हमने डिजास्टर मैनेजमेंट का कंप्लीट सब्जेक्ट किया, पहले हमने थ्योरी कंसेप्ट पढ़े, उसके बाद हमने MCQs किए। अभी आपकी बात करते हैं तो रूरल मार्केटिंग की थ्योरी कंसेप्ट चल रहे हैं, उसके बाद में MCQs करेंगे। आपके लिए मैडम ट्रैफिक रूल्स भी करवाएगी, EVS का सब्जेक्ट भी आपके लिए करवाया जाएगा, उसके अलावा इंश्योरेंस का टॉपिक भी आपके लिए करवाया जाएगा। तो एग्जाम से पहले ही आपके जो एडिशनल 5 सब्जेक्ट है इनके कंप्लीट थ्योरी कंसेप्ट और साथ में MCQs आपको कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। यदि आपने वो अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो जा सकते हो आप वर्ल्ड अवेयरनेस के चैनल पर वीडियो सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। सीक्वेंस वाइज वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है भाई, और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लेना ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आती है तो आपको वहां से सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्या लिखा है आपके लिए? IPL 2023 स्पोर्ट्स से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पक्के पूछे जाते हैं। अब IPL 2023 की बात करते हैं तो ये था IPL का 16वां सीजन। प्रथम सीजन 2008 में शुरू हुआ था। तो कई बार एग्जाम के अंदर ये पूछ लेता है कि बताइए IPL की शुरुआत जो वो किस वर्ष से होती है? 2008 से होती है। 8 से लेकर कंटिन्यूसली प्रत्येक वर्ष IPL का आयोजन भारत के अंदर किया जा रहा है। IPL की फुल फॉर्म बनती है इंडियन प्रीमियर लीग, और ये वर्तमान में करते करते ये 16वां सीजन था 2023 का। 31 मार्च से 29 मार्च 2000, यहाँ पर 30 गलती से लिखा गया, यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? 23 आएगा। 23 तक खेला गया। कब तक खेला गया? 23 तक खेला गया था। इसमें कुल टीमों की बात करते हैं 10 टीमें थी, कुल मैच 74 हुए थे। फाइनल मैच की बात करें, गुजरात टाइटंस, पिछली बार की विजेता गुजरात टाइटंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग के बीच में मुकाबला हुआ था। तो काफ़ी कड़ा मुकाबला रहा ये। लास्ट बॉल की बात करते हैं तो लास्ट बॉल पर चेन्नई सुपर किंग्स इसमें जीत जाती है। तो विनर कौन रहा? CSK चेन्नई रही थी। रनर की बात करते हैं तो उपविजेता कौन रहा? गुजरात टाइटन रहा। पिछली बार 2022 की बात करें, 15वें सीजन किसने जीता? 15वां सीजन गुजरात ने जीता था, गुजरात टाइटन ने जीता था। परंतु इस बार फाइनल में गुजरात टाइटंस चेन्नई सुपर किंग्स से हार जाता है। तो गुजरात टाइटन के हाथों लगी हार, चेन्नई इस मुकाबले को जीत जाता है। फाइनल मैच वैसे तो होना था 28 मई 2023 को, लेकिन बारिश के चलते इसको आरक्षित यानी कि रिजर्व डे के अंदर रखा गया और फाइनल मुकाबला हुआ 29 मई 2023 को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। अहमदाबाद के अंदर पड़ता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, यहाँ पर फाइनल मुकाबला हुआ। चेन्नई ने IPL का 5वां खिताब जीता है। चेन्नई ने IPL का 5वां खिताब जीता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम के अंदर। और नोट करने वाली बात यह है कि IPL की एक टीम है मुंबई इंडियंस, तो मुंबई इंडियंस ने भी 5 बार IPL का खिताब जीत लिया है। तो सिर्फ वर्तमान में 2 ऐसी टीमें हैं जिन्होंने IPL के 16 सीजन में से 10 सीजन जीते हैं। 5 सीजन जीते हैं 5 सीजन जीते हैं चेन्नई सुपर किंग ने और 5 ही सीजन जीते हैं मुंबई इंडियंस ने। 10 टोटल हो गई। बाकी डेक्कन चार्जर ने जीता है, हैदराबाद ने जीता है, उसके अलावा आपका गुजरात टाइटंस की बात करते हैं जीता है। तो इस तरीके से पर्पल कैप की बात करते हैं तो जो IPL सीजन में एक IPL सीजन में सबसे अधिक विकेट लेता है उसको पर्पल कैप दी जाती है। तो मोस्ट विकेट किसने लिए? गुजरात टाइटंस के मोहम्मद सामी, भारतीय तेज की पेसर है, ये भारतीय पेसर है, तेज गेंदबाजी करते हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं ये। मोहम्मद सामी गुजरात टाइटंस से खेले थे। इनके द्वारा कुल 16वें सीजन में 28 विकेट लिए गए थे। उसके अलावा ऑरेंज कैप की बात करते हैं तो जो
एक आईपीएल सीजन में सबसे अधिक रन बनाता है उसे ऑरेंज कैप दी जाती है। कैप आप समझते हो, टोपी को कहते हैं आपका कैप, है ना। और तो वो किसको मिलती है? गुजरात टाइटंस के ही शुभमन गिल। भाई क्या बात है, विस्फोटक बल्लेबाज, बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। क्रिकेट के अंदर पिछले काफ़ी टाइम से बहुत अच्छा ही ये परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा इनको मतलब कि उपलब्धियां मिल चुकी हैं। इस आईपीएल के अंदर भी इनके द्वारा 3 शतक भी लगाए थे, ठीक है। मोहम्मद शामी शुभमन गिल, तो इनके द्वारा कुल रन बनाए गए 890 रन। आईपीएल खिताब जीतने वाले सबसे उम्र-दराज क्रिकेटर के बारे में आपसे पूछे तो वो कौन है? एमएस धोनी। चेन्नई सुपर किंग के कप्तान, आईपीएल के कप्तान कौन है? एमएस धोनी है। 42 वर्ष की उम्र में इन्होंने 5वां खिताब जीता है, ठीक है। तो जितने भी चेन्नई के द्वारा खिताब जीते गए आईपीएल के, सबकी कप्तानी की थी महेंद्र सिंह धोनी ने। तो ये यहाँ से इतने क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है सारे, आपको क्या करने हैं? याद करने हैं भाई। एक एक बात यहाँ से इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट भी आपको स्किप नहीं करना है। यदि आपने पॉइंट को स्किप किया तो एग्जाम भी आपको क्या करना पड़ेगा? फिर दिक्कत करना पड़ेगा ना, एग्जाम के अंदर आपको दिक्कत हो जाएगी और मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी आपको दिक्कत हो, ठीक है। इसलिए आपको मेहनत करनी है। चलिए भाई, उसके बाद में बात करते हैं, ग्रैंड स्लैम की बात करते हैं। अब ग्रैंड स्लैम कई बार पूछता आपसे क्या है ये एक टाइप की टेनिस टूर्नामेंट होती है। अब टेनिस का गेम आपने देखा होगा। टेनिस में क्या होता है सर कि उसके अंदर एक बीच में नेट लगा होता है, जैसे एक चिड़ी बल्ला होता है, वैसे बल्ले के साथ में एक चिड़ी के स्थान पर बॉल होती है ना, बॉल होती है। तो बॉल और जो बैट होता है, रैकेट होता है, उससे गेम खेला जाता है टेनिस, ठीक है। कभी आपने देखा हो यूट्यूब के ऊपर। तो टेनिस गेम के अंदर सानिया मिर्जा के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, गेम देखा हो आपने। तो एक टाइप का टेनिस टूर्नामेंट होता है। और यदि बात करें कि टोटल ग्रैंड स्लैम होते कितने हैं, तो 4 होते हैं। टोटल ग्रैंड स्लैम की संख्या कितनी है? 4 होती है। अब उसमें से बात करते हैं 2023 के अंदर 2 कंप्लीट हो चुके हैं, अभी तीसरा ग्रैंड स्लैम चल रहा है और चौथा ग्रैंड स्लैम आपका दिसंबर महीने के अंदर जाके होगा। तो जो कंप्लीट हो चुके हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जनवरी महीने के अंदर हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो 4 ग्रैंड स्लैम में से एक पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023, ये कंप्लीट हो चुका है। ये कब हुआ था? 16 से 29 जनवरी 2023 को ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला गया था। अगर कैटेगरी की बात करते हैं तो कैसा है? ग्रैंड स्लैम है। यदि सरफेस की बात करते हैं तो हार्ड कोर पे खेला जाता है। एग्जाम के अंदर ना क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं कि कौन सा ग्रैंड स्लैम, कौन सा टेनिस टूर्नामेंट किस कोर पर खेला जाता है। तो इसके बारे में आपको याद करना पड़ेगा कि हार्ड कोर पर खेला जाता है। ग्रीन सेंट, इनकी जो ग्राउंड सरफेस होती है वो कैसे होती है? हार्ड होती है और साथ में ग्रीन होती है। इसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेला जाता है। विनर की बात करें भाई साहब, तो विनर काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम के अंदर पूछ लेगा। मेंस सिंगल की बात करते हैं तो वो जीता है नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं। भाई साहब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है ये, एग्जाम के अंदर आपसे पूछ लेगा कि नोवाक जोकोविच का संबंध किस गेम से है, किस खेल से है। आपको बताना पड़ेगा कि सर इनका संबंध है टेनिस से। और उसके अलावा क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा? आपसे भाई साहब ये पूछ लेगा कि बताइए नोवाक जोकोविच किस देश से बिलोंग करते हैं। तो वो भी आपको याद करना पड़ेगा, सर्बिया से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इन्होंने हाल ही में रिकॉर्ड तोड़ा है। हालांकि उस रिकॉर्ड की बात हम वीडियो में आगे करेंगे। तो आपको याद क्या करना है कि ये भाई साहब जो है नोवाक जोकोविच सर्बिया से बिलोंग करते हैं। ये सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। तो इस कारण से इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसी न किसी एग्जाम के अंदर ये नाम आपको पक्का देखने को मिलेगा। इसको गांठ बांध लो, याद कर लो, आज ही इस नाम को याद करना आपको बैठ के। नोवाक जोकोविच सर्बिया से बिलोंग करते हैं। और मेंस सिंगल की बात करते हैं तो मैन मतलब आदमी है और सिंगल मतलब कि सिंगल खेलते हैं। नेट के एक साइड एक खिलाड़ी होगा, नेट के दूसरी साइड में दूसरा खिलाड़ी होगा, तो सिंगल खिलाड़ी खेलते हैं, तो उसको बोलते हैं मेन सिंगल। वैसे ही वोमेन्स सिंगल भी होता है कि भैया जो महिला होती है वो भी खेलती है अकेले अकेले। तो ये इनमें जीता है आर्याना साबालेंका ने, जो कि बेलारूस से बिलोंग करती है। आर्याना साबालेंका बेलारूस से बिलोंग करती है, वुमन सिंगल खिताब जीता है। लोकेशन की बात करें तो नाम से स्पष्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, तो किसने जीता है? लोकेशन भी क्या थी इसकी? ऑस्ट्रेलिया थी। वेन्यू की बात करते हैं, मेलबोर्न पार्क। मेलबोर्न ग्राउंड कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, तो मेलबोर्न पार्क के अंदर ये खेला गया था। उसके बाद में ये तो बात की आपने सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन की, जो कि जनवरी के महीने में हुआ था। उसके बाद में बात करते हैं फ्रेंच ओपन 2023 की। ये हुआ 28 मई से 11 जून 2023 को। कैटेगरी की बात करते हैं तो कैटेगरी है ग्रैंड स्लैम, सेम है, दूसरे नंबर का ग्रैंड स्लैम है। सरफेस की बात करते हैं तो कले लाल मिट्टी पर खेला जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सरफेस आपसे पूछता है कि फ्रेंच ओपन की सरफेस कैसी होती है? ये कले लाल मिट्टी होती है, यानी कि जो कोर्ट का जो बेस होता है, सरफेस होता है, वो कैसा होता है? लाल मिट्टी होती है, कले होती है। अब वेन्यू पूछे आपसे कि कहाँ पर खेला गया, कि जैसे अपन ने पढ़ा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन मेलबोर्न पार्क के अंदर खेला गया, वैसे ही फ्रेंच ओपन का जो वेन्यू है वो है रोलैंड गैरोस स्टेडियम। ये स्टेडियम का नाम है रोलैंड गैरोस स्टेडियम। ये कहाँ पड़ता है? फ्रांस में पड़ता है। तो यहाँ पर ये टेनिस टूर्नामेंट खेला गया जिसका नाम है फ्रेंच ओपन, ठीक है।
विनर की बात करते हैं मेंस सिंगल नोवाक जोकोविच सर्बिया से। देखो भाई बहुत बढ़िया शानदार, ऑस्ट्रेलियन ओपन का भी मेंस सिंगल खिताब जीता नोवाक जोकोविच ने। उसके अलावा फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब जीता नोवाक जोकोविच ने। इसी के साथ में ये बन जाते हैं दुनिया के सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। वुमेन सिंगल की बात करते हैं तो नाम इनका इगा स्वातिक, पोलैंड से बिलोंग करती है। उसके बाद में बात करते हैं तो आपको याद क्या करना है भाई, उसके बाद में अभी चल रहा है वर्तमान में विंबलडन ओपन 2023। हालांकि यहाँ पर पहले जो इसकी डेट बताई गई थी वो 3 जुलाई से 16 जुलाई के बीच बताई गई थी, परंतु इसको जून 26-23 जून के आसपास इसको स्टार्ट कर दिया गया था। तो अभी ये चल रहा है, जैसे समापन इसका होता है तो हम आपको अपडेट कर देंगे, इसकी रिपोर्ट आती है वैसे आपको अपडेट कर दिया जाएगा कि किसने क्या जीता है। उसके बाद में यूएस ओपन की बात करते हैं तो वो कब होगा, यूएस ओपन होगा दिसंबर के महीने में। तो एग्जाम में अभी जो हाल ही में कंप्लीट हो चुके हैं, फ्रेंच के बारे में आपसे पूछ सकता है, ऑस्ट्रेलियन के बारे में आपसे पूछ सकता है, वो आपको याद करने हैं, ठीक है। चलिए विंबलडन ओपन अभी चल रहा है वर्तमान में, कैटेगरी क्या है, ग्रैंड स्लैम है। उसके अलावा सरफेस क्या है, घास का मैदान। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपसे पूछ सकता है, विंबलडन ओपन का मैदान कैसा है, घास का मैदान है। वेन्यू की बात करते हैं तो बर्मिंघम, ये इंग्लैंड के अंदर खेला जाता है। विनर कौन बनेगा, वोमन कौन बनेगी, ये आपको हम जल्दी अपडेट कर देंगे। यूएस ओपन तो दिसंबर के महीने में खेला जाएगा, तो इसकी बात हम बाद में करेंगे, अपडेट कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। उसके अलावा देखो हाल ही में समाप्त हुआ है इंडोनेशिया ओपन 2023। ये क्या है, बैडमिंटन की टूर्नामेंट है, ठीक है। बैडमिंटन टूर्नामेंट है इंडोनेशिया ओपन 2023, हाल ही में समापन हुआ है। कब से कब तक चली थी ये, 13 से 18 जून 2023 को ये चली थी। लोकेशन की बात करते हैं जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर इंडोनेशिया ओपन 2023 हुआ था। अब इसको आपको टेनिस से कंपैरिजन नहीं करना है। टेनिस के अंदर हमारे पास में रैकेट था, एक बॉल थी, बॉल से खेला जाता है। लेकिन बैडमिंटन की बात करते हैं तो बैडमिंटन गेम जो होता है वो आपका एक शटल कॉक होती है ना, चिड़ी बोलते हैं इसको, उससे और रैकेट से खेला जाता है, ठीक है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। आपको टेनिस के बारे में और बैडमिंटन के बारे में समझना होगा, डिफरेंस करना होगा। पहले जो अपने 4 ग्रैंड स्लैम की बात की थी वो था एक टेनिस टूर्नामेंट, यानी कि बॉल और रैकेट से खेला जाता है। अभी हम बात करें बैडमिंटन टूर्नामेंट की, ये चिड़ी और बल्ले से खेला जाता है, ठीक है, खेले जाने वाला गेम है। तो बैडमिंटन टूर्नामेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इंडोनेशिया ओपन इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों है, क्योंकि विनर्स की बात करते हैं, मेंस सिंगल के अंदर तो जीता है विक्टर एलेक्सन्स ने, डेनमार्क से बिलोंग करते हैं। वुमेन सिंगल की बात करते हैं तो चान यूफेई चाइना से बिलोंग करती है। भाई साहब ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना इस पे। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा कि मेंस डबल का खिताब किसने जीता है। देखो सात्विक भारत से, चिराग शेट्टी इंडिया से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडोनेशिया ओपन भारत में किसी ने जीता हो। तो मेंस डबल के अंदर 2-2 खिलाड़ी खेलते हैं, कोर्ट के 2 उनकी जो बीच में नेट होता है, नेट के 2 खिलाड़ी इस साइड है और नेट के 2 खिलाड़ी उस साइड होते हैं। तो यहाँ पर 2-2 खिलाड़ी खेलते हैं भाई साहब। तो मेंस डबल की बात करते हैं उसमें दोनों के दोनों प्लेयर इंडिया से है, एक का नाम सात्विक है और दूसरे का नाम चिराग शेट्टी है। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि सात्विक और चिराग शेट्टी का संबंध किस गेम से है, बैडमिंटन से है। इन्होंने हाल ही में कौन सा खिताब जीता है, तो इंडोनेशियन ओपन 2023 का खिताब इन्होंने जीता है मेंस डबल में। वुमेन्स डबल की बात करते हैं तो बाइक हाना साउथ कोरिया से और ली सोही साउथ कोरिया से ये जीता गया वुमेन्स डबल के अंदर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद करना है। उसके बाद में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए क्या पूछा जाएगा, आपसे भाई साहब ये पूछा जाएगा कि बताओ फिनलैंड जो है वो हाल ही में किसको उसने ज्वाइन किया है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करेंगे। फिनलैंड, रूस यूक्रेन के युद्ध के बारे में तो कौन नहीं जानता, सभी को पता है। और यूक्रेन ने उस टाइम पर बोला कि हम नाटो को ज्वाइन करेंगे, लेकिन रसिया बोलता है कि तू नाटो को ज्वाइन मत कर, मैं नाट रहा हूँ ना, नाटो को ज्वाइन नहीं करना है। तो यूक्रेन ने बोला कि मैं तो नाटो को ज्वाइन करूँगा, बोला करेगा तो भैया देख ले, आजा फिर। तो इस कारण से फिर रसिया आक्रमण कर देता है किस पे, यूक्रेन से, और लड़ाई स्टार्ट हो जाती है कंटिन्यूसली 28 फरवरी की बात करें 2022 से, कंटिन्यूसली यानी कि 24 फरवरी 2022 से कंटिन्यूसली लड़ाई चलती आ रही है। तो अभी तक इसका समापन नहीं हुआ है। अब आपको पढ़ना क्या है कि फिनलैंड बना नाटो का 31वां सदस्य देश। अब ये नाटो क्या है, नाटो क्या है, वैसे तो गाना है एक नाटू, लेकिन नाटो की यहाँ बात करते हैं तो इसका अर्थ बनता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं कि उत्तरी अटलांटिक सहायक संधि का नाम दिया जाता है। अब बात करते हैं कि नाटो क्या है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में तो सभी जानते हैं कि सर सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 के बीच में लड़ा गया था, इसके बारे में तो हम सभी जानते हैं। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब समाप्त हुआ तो पूरी
दुनिया दो गुटों में बढ़ जाती है, दो ग्रुप में बढ़ जाती है। एक ग्रुप का जो लीडर है वो बनता है यूएसए, और दूसरे ग्रुप का लीडर बनता है कौन सा, यूएसएसआर, जिसको आप आज वर्तमान में रशिया के नाम से जानते हैं। तो जो यूएसए है, इसके द्वारा क्या किया गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाने के बाद में एक गुट बनाया गया, एक ग्रुप बनाया गया, जिसको आज आप नाटो के नाम से जानते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, क्योंकि आपको पता है कि पहला विश्व युद्ध भी यूरोप से ही स्टार्ट होता है और दूसरा विश्व युद्ध भी यूरोप से ही स्टार्ट होता है। यूरोप के देश आपस में लड़ते हैं। तो बाद में क्या किया गया कि उत्तरी अमेरिका की कंट्री, जिसके अंदर शामिल होते हैं कौन कौन से देश, एक तो यूएसए शामिल होता है और दूसरा कनाडा शामिल होता है। इन दो देशों के अलावा यूरोप की कंट्री, उनको शामिल करके एक अलग से गुट बना लिया, एक ग्रुप बना लिया, एक संस्था बना ली, एक संगठन बना लिया, जिसको आज आप नाटो के नाम से जानते हैं। अब ये नाटो काम क्या करता है भाई, ये नाटो एक सैन्य गठबंधन है, मतलब कि सेना का गठबंधन है। इसके अंदर सेना होती है, नाटो की अपनी अलग से सेना होती है, जो इसके सदस्य देश है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, उन देशों की सेना इसके अंदर पार्टिसिपेट करती है। और इसका अर्थ ये बनता है कि देख भाई, नाटो के अंदर, इस नाटो के अंदर बात करते हैं तो ये कौन से नंबर का देश बनता है, 31वां देश बनता है, फिनलैंड। यानी कि नाटो के अंदर वर्तमान में क्या है, 31 देश हैं। इन 31 देशों में से किसी एक सिंगल देश पर भी कोई दूसरा देश, अन्य देश हमला करता है तो ये 31 के 31 देश मिलकर उस देश को मारते हैं। तो यहाँ पर गुट क्या करता है, गुट वही करता है कि तो भैया हमारे में से किसी को एक हाथ लगा के दिखा, हम सब तेरे को मारेंगे। गुट में ऐसा ही होता है कि गुट के अंदर, ग्रुप के अंदर यदि आप किसी को एक को तंग करते हो तो वो सारे के सारे मिलकर आपको तंग करते हैं। तो वैसे ही नाटो एक सैन्य गठबंधन है, सेना का संगठन है ये। इस सेना के संगठन के अंदर नाटो की अलग से अपनी सेना होती है, और ये जितने भी कंट्री देश इसके सदस्य हैं, यदि उनमें से एक सिंगल देश पर भी कोई हमला करता है तो ये सब लोग क्या करते हैं, मिलके मारते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसमें कौन शामिल है, यूरोप महाद्वीप जो है और नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है, उसका सैन्य गठबंधन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्थापना कब होती है, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के 4 साल के बाद। आपको याद कैसे करना है कि सर सेकंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है 1945 में, 45 के 4 साल, यानी कि NATO, नाटो में भी क्या है, 4 लेटर है। तो याद क्या करना है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद 4 साल के बाद नाटो की स्थापना होती है। कब, 4 अप्रैल 1949 को होती है। इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। नाटो की स्थापना के समय इसमें कुल 12 कंट्री मेंबर थे, 12 सदस्य देश थे। 12 देश कौन कौन से थे, यूएसए, अमेरिका, कनाडा, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल और ब्रिटेन। तो ये 12 कंट्री देश थे। कब, 4 अप्रैल 1949 को जब स्थापना होती है नाटो की। उसके बाद में बात करें कि वर्तमान में नाटो के कुल कितने देश है, तो 31 इसके सदस्य देश है। 30वां कौन सा बना, नॉर्थ मैसिडोनिया बनता है, 2020 में बनता है, यूरोप की कंट्री है। 31वां कौन सा बनता है, फिनलैंड बनता है। कब बनता है, अभी हाल ही में चर्चा में रहा, 4 अप्रैल 2023 को नाटो को फिनलैंड ने ज्वाइन कर लिया है, 31वां सदस्य बन जाता है। ठीक है, नाटो के वर्तमान में महासचिव कौन है, जेंस स्टोल्टेनबर्ग क्या है इसके महासचिव है, तो आपको याद करना है। ठीक है, इतनी सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जब भी एग्जाम होते हैं तो पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन ना पूछे जाए, कौन से टॉपिक से, पॉलिटिकल साइंस से, इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन ना आए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो चलिए बात करते हैं। वर्तमान में सिर्फ 6 पार्टियों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। इसका मतलब ये हुआ कि वैसे तो भारत के अंदर बहुत सारी पार्टियां होती है, पार्टी मतलब दल, फॉर एग्जांपल जैसे कांग्रेस एक पार्टी है, बीजेपी एक पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, इस तरीके से पार्टियां होती हैं। लेकिन उनको फिर बांटा गया है कि कोई क्षेत्रीय पार्टी है, कौन सी राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टियों की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं नेशनल पार्टी, यानी कि पूरे भारत के अंदर चुनाव लड़ सकती है, किसी भी राज्य में जाके चुनाव लड़ सकती है, लोकसभा के चुनाव लड़ सकती है। तो इनको बोलते हैं अपन राष्ट्रीय दल, यानी कि नेशनल पार्टी बोलते हैं, कि पूरे भारत के अंदर, पूरे इंडिया में किसी भी राज्य में जाकर वो चुनाव लड़ सकती है। अब उसके अंदर पहले थी 8 पार्टियां, फिर इसके अंदर आम आदमी पार्टी शामिल हो जाती है, 9 पार्टियां हो जाती है, और इसके साथ में 3 पार्टियों को राष्ट्रीय दल का दर्जा समाप्त कर दिया जाता है। तो फिर 9 - 3 6 बचती है। तो वर्तमान के अंदर 6 पार्टियां क्या है, राष्ट्रीय दल की पार्टियां हैं। 6 दल कौन कौन से हैं, एक है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, जिसका गठन होता है 1980 में। एक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, जिसका गठन होता है 1885 में। तीसरी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, माकपा बोलते हैं इसको, कम्युनिस्ट पार्टी है, इसकी स्थापना होती है 1964 में। चौथी है बहुजन समाज पार्टी, बसपा की बात करते हैं, इसकी स्थापना होती है 1984 में। 5वीं है नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP, 2013 में स्थापना होती है। और 6ठी है आम आदमी पार्टी, आप 2012 में इसकी स्थापना होती है। और इसके संस्थापक कौन है, बेसिकली आप जानते हो, अरविंद केजरीवाल वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री है। तो 10 अप्रैल 2023
डेट इंपॉर्टेंट है। इस दिन आपको यानी कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया था तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, भाकपा, ये 3 पार्टियां ऐसी हैं, इसी के साथ में इनका राष्ट्रीय दल का दर्जा समाप्त कर दिया गया था। तो पहली पार्टी 8 थी, आपने ज्वाइन किया तो 9 हो गई, और 9 में से 3 पार्टियों का राष्ट्रीय दल का दर्जा समाप्त कर दिया तो वापस से कितनी हो जाती है? 6 हो जाती है। तो आगे लिखा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, भाकपा, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इनका समाप्त कर दिया गया। किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देना है कि समाप्त करना है, ये काम किसका होता है? भारत के चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन का होता है। हालांकि चुनाव आयोग हम किसी और वीडियो में लेके आएंगे, कंप्लीट टॉपिक करेंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया इसमें? सारे के सारे बेहतरीन क्वेश्चन हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम के अंदर पक्का यहाँ से पूछे जाएंगे। उसके बाद में देखिए आपसे पूछा गया है कि स्कॉर्पिन श्रेणी, आपसे क्या पूछा गया है? स्कॉर्पिन श्रेणी के बारे में पूछा है। इसने 6 पनडुब्बियां निर्माण किया है। स्कॉर्पिन श्रेणी की 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया गया है। सभी 6 पनडुब्बियों को भारतीय नौसेना का एक प्रोजेक्ट था जिसको बोला गया प्रोजेक्ट 75 यानी कि प्रोजेक्ट 75, इसके तहत बनाया गया है। इसका निर्माण मुंबई में स्थित मजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड, ये भैया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछ सकता है कि वर्तमान में जो प्रोजेक्ट 75 के तहत जिन 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया गया है वो किसके द्वारा किया गया? मजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड के द्वारा किया गया। और इसका साथ किसने दिया? एक फ्रांस की कंपनी है, फ्रांस की कंपनी ने इसका साथ दिया था। ठीक है, फ्रांस की कंपनी ने साथ दिया था। अभी आपको याद करना है 6 पनडुब्बियां बनी है। तो पनडुब्बी क्या होती है? बेसिकली पनडुब्बी होती है जो पानी की सतह के नीचे काम करती है और पानी के अंदर ही अंदर रहकर जांच पड़ताल करती रहती है। ठीक है, वो उनके पास में अत्याधुनिक काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं होती है। मिसाइलों को लॉन्च करने की पावर उनके पास होती है, रॉकेट लॉन्च करना है उनके पास पावर होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बाकी आप पनडुब्बी के बारे में किसी और वीडियो के अंदर विस्तार से बात करेंगे। अभी के लिए आपको ये समझना कि जो पनडुब्बियां बनती है पानी में, समुद्र के नीचे, समुद्र की जो सतह होती है उससे नीचे काम करती है, तो उनको हम पनडुब्बियां बोलते हैं। 6 पनडुब्बी प्रोजेक्ट नंबर 75 के तहत बनाई गई थी। इसमें पहली पनडुब्बी का नाम था INS कलवरी, 2017 में भारतीय नौसेना में शामिल की गई। दूसरी पनडुब्बी है INS खंडेरी, 2019 में भारतीय नौसेना में शामिल की गई। तीसरी पनडुब्बी है INS करंज, 2021 में भारतीय नौसेना में शामिल की गई। चौथी पनडुब्बी है INS वेला, 2021 में भारतीय नौसेना में शामिल की गई। पांचवी पनडुब्बी है INS वागीर, 2023 में इसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। और छठी पनडुब्बी, आखिरी पनडुब्बी है INS वागसिर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपसे पूछ सकता है। 2024 तक नौसेना में सौंपे जाने की संभावना है, लेकिन वर्तमान में क्या है कि वागसिर जो नाम है ये हिंद महासागर में पाई जाने वाली एक खतरनाक मछली के नाम पर है। वर्तमान में INS जो वागसिर है इसको ट्रेनिंग दी जा रही है, समुद्र में सतह के नीचे इसको ट्रेनिंग मिल रही है कि जिस काम के लिए इसको बनाया गया है कि वास्तव में ये सक्षम है वो काम करने में। तो पहले कोई भी पनडुब्बी बनती है तो उसका पानी में उतारने के बाद में, समुद्र में उतारने के बाद में उसकी ट्रेनिंग चलती है। ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद में यदि वो सक्षम है काम करने में, तब उसको भारतीय नौसेना को सौंप दिया जाता है। तो ऐसा ही चल रहा है अभी वागसिर के साथ में। इसको अभी जल में उतारा गया है, अब इसकी ट्रेनिंग चलेगी और ट्रेनिंग पूरा होने के बाद में क्या होगा कि इसको भारतीय नौसेना को सौंप दिया जाएगा यदि अपने काम में ये सफल हो पाती है तब। उसके बाद में आज का लास्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो मई के महीने में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए थे। विधानसभा चुनाव इंपॉर्टेंट है, आगे भी लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, हरियाणा में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023, क्योंकि 2023 में हुए हैं, चुनाव हुए थे 10 मई 2023 को। रिजल्ट आया 13 मई 2023 को। मुख्यमंत्री बनते हैं सिद्धारमैया 19 मई 2023 को, और ये बनते हैं दूसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री। शपथ किसने दिलाई? तो मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता कौन है? राज्य का राज्यपाल दिलाता है। तो कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत है। 20 मई 2023 को इन्होंने अपनी शपथ ली थी। और उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? देखो, चुनाव के बाद में जब रिजल्ट आता है तो 2 लोग मुख्यमंत्री बनने की होड़ में लगे थे। एक का नाम सिद्धारमैया है, दूसरे है DK शिव कुमार। तो दोनों में से मुख्यमंत्री बनते हैं सिद्धारमैया, जबकि उप मुख्यमंत्री बनते हैं DK शिव कुमार। तो आपसे पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कौन बने? DK शिव कुमार बने हैं। सरकार बनती है कांग्रेस की, इससे पहले बीजेपी की सरकार थी। कर्नाटक विधानसभा की कुल सीटें 224 है, बहुमत प्राप्त सीटें हैं 113, यानी कि जिस भी पार्टी को 113 सीटें मिल जाती है वही सरकार बनाती है। जब रिजल्ट आया तो कांग्रेस को मिलती है 135 सीटें, जो कि बहुमत से काफ़ी ज़्यादा अधिक है। बीजेपी को मिलती है 66, JDS को मिलती है 19 सीटें और अन्य को मिलती है 4 सीटें। तो आज हमने लगभग बात करते हैं तो 8 से 10 टॉपिक करंट अफेयर कंप्लीट कर लिए हैं।
ऐसे ही मैं वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। हम जो मेन मुद्दे होते हैं, ऐसे नहीं कि आलतू फालतू आप कुछ भी पढ़ते रहे, एग्जाम के अंदर आपके आए ना। जितने पॉइंट मैंने आपको आज पढ़ाए हैं ये एग्जाम के अंदर पक्के पूछे जाएंगे। हम चैनल पर सिर्फ वही काम करते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फालतू चीज़ें हम कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। आपके लिए कड़ी मेहनत में करके एक टॉपिक बनाता हूँ, तैयार करता हूँ, इन पॉइंटों को अलग अलग सोर्सेज से मैं डाटा इकट्ठा करके आपके लिए लेके आता हूँ और सिर्फ वही बातें पढ़ते हैं जो एग्जाम के अंदर सीधी पूछी जाएगी। तो एक बार फिर से आपका सभी को मैं कहना चाहूँगा कि लगातार हमारे आपके अपने चैनल के साथ में बने रहिए आप, ठीक है। अगर वर्ल्ड अवेयरनेस पे पहली बार आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो इसको ज्वाइन अवश्य कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। बाकी आपकी कोई भी डिमांड हो कि सर जैसे करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी किसी सब्जेक्ट की डिमांड हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम सभी कुछ पढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, सभी को राम राम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।